सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज पुनः कक्षा 9 क्षितिज में गद्य खंड को लेकर के हम चल रहे हैं। गद्य खंड में जो हमारा इस समय चल रहा है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे जी का जीवन परिचय हमने याद किया। अब हम इनके द्वारा जो दिया गया पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसका अध्ययन करेंगे, अर्थात इसके पाठ का सार प्राप्त करते हैं और उसके बाद पाठ सार के बाद हम पुनः इस पाठ के अर्थात उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के शब्दार्थ को करेंगे। तो आइए चलिए पहले चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। कक्षा शिक्षण से हम इसके थोड़ा सा अनुभव और आनंद को प्राप्त करेंगे। नमस्कार। अब हम आपको हमारा जो गद्य खंड में कक्षा 9 के गद्य खंड में पाठ है श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसका थोड़ा सा पाठ सार कराते हैं और पाठ सार कराने के बाद आपको उसके शब्दार्थ कराते हैं। चलिए पहले चलते हैं इसके सार की ओर कि इस पाठ का मूल सार क्या है या पाठ में मुख्य तत्व क्या क्या है। पाठ का एक सारांश, छोटा सा अंश हम अपनी याद के लिए, अपनी सुविधा के लिए और सीखने के उद्देश्य से हम इसके सार को पहले ग्रहण करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का जो मुख्य सार है, इस पाठ के लेख में श्री श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखित जो ये आलेख है आपके लिए, इसमें प्रोफेसर दुबे जी ने बताया है कि इसके माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने बल दिया है। अर्थात उपभोक्तावादी हम क्यों हो रहे हैं। लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तथा वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। इस प्रकार से लेखक ने जो वर्तमान में चल रहा है एक दौड़ भागम भाग, उस पर इंगित किया हुआ है। लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली अपना पांव पसार रही है। फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में उपभोग भोग ही सुख बन गया है, अर्थात सुख की परिभाषा बदल गई है। मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, अर्थात उपभोग हो, बस मैं इस चीज़ का उपभोग कर लूँ, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मेरा हो जाए, मैं, मेरा, मैं, बस ये इसी में व्यक्ति उलझा हुआ है। व्यक्ति आज मतलब उसके लिए बड़े बड़े प्लॉट्स का होना, मकानों का होना, कार का होना, सुख सुविधा संपन्न होना, यही व्यक्ति की पहचान बन चुका है और इसी का नाम सुख दे दिया गया है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पाद लोगों का नहीं, बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात ये नहीं कि जब हमें आवश्यकता है तब हम उत्पाद का उपभोग करें, बल्कि आवश्यकता नहीं भी है, हम उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। उत्पाद को देखते ही हम लेना पसंद कर रहे हैं। आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए लेखक विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई वस्तु को ही ले लीजिए, मतलब कोई भी आप वस्तु ले लीजिए। जैसे विभिन्न प्रकार का टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना देता है तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है। आप देखते ही हैं विभिन्न प्रकार के विज्ञापन दूरदर्शन में आते हैं, अर्थात टेलीविज़न में आते हैं। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आप देखते होंगे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में आते हैं। कोई दुर्गंध हटाता है, कोई सेंसिटिविटी को हटाता है, कोई कहता है नमक है नहीं है, कोई कहता है नीम, तुलसी, लौंग, इलायची है। इस प्रकार से कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है, कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए बना है, तो कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा हुआ है। और पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए, अर्थात अगर पेस्ट आपका इस प्रकार का है तो ब्रश भी आपको इसी प्रकार। आप ब्रशों के भी देखते होंगे विभिन्न प्रकार के लचीलेपन के कारण, सीधेपन के कारण, टेढ़ेपन के कारण ब्रशों का भी अपना बाजार है। बाजार में एक से बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध हैं जो आकार, बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला हो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की भी ज़रूरत होती है और माउथ वॉश भी आगे विभिन्न प्रकार के। तो इसी को कह रहे हैं, अगर हम लिखते जाएंगे तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के साबुन, विभिन्न प्रकार के तेल, विभिन्न प्रकार का ये आफ्टर शेव, शेविंग क्रीम वगैरह वगैरह, आगे हम देखते हैं क्या है इसमें अब और
काफ़ी कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा। लेखक अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो और भी ज़्यादा लोगों को चमत्कृत कर रही है। अर्थात सौंदर्य प्रसाधन जो है एक से बढ़कर एक, कोई गोरा करता है, कोई चमकीला करता है, कोई धूप से बचाता है, कोई मुहासे हटा देता है, और एक से एक ब्रांडेड, एक से एक श्रेणी के बने हुए हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में तो हर महीने नए नए उत्पाद जुड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कोई ग्लो करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो समझ गए कि सौंदर्य, हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है, तो सौंदर्य के क्षेत्र में भी एक अच्छा बाजार हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सौंदर्य का बाजार भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, उसके चीज़ों की भी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ रही है। उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लीजिए। कोई बहुत सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताज़ा रखता है तो कोई पसीना रोकता है। कोई जम से सुरक्षा देने का वादा करता है। कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है। और कोई तो ऐसे हैं कि वो खुद को शुद्ध गंगाजल से निर्मित बताने में भी जरा भी देर नहीं करते हैं। ऐसे भी साबुन है, वो कहते हैं गंगाजल से बना है, ये गौमूत्र से बना है, ये इससे बना है, वो उससे बना हुआ है। जब से कोरोना आया है, मैं देखता हूँ विज्ञापन जब आते हैं टेलीविज़न में, तो सब में आजकल एक शब्द आ जा रहा है, इम्यूनिटी और कीटाणुओं से रक्षा। वो उससे जम्स से रक्षा, कीटाणु भी नहीं कह रहे वो, क्योंकि पता है कोरोना जम्स के नाम से ज़्यादा चल रहा है, वायरस के नाम से ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ तक मैं देखता हूँ गत्ते, लकड़ी, उनका तक विज्ञापन आ रहा है कि इस पर जम्स नहीं बैठते हैं कोरोना के करके। तो आप देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं होती है, वो साधारण बाजार भी सजने लग जाता है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर बात करते हैं। 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, अब पुरुषों के जीवन में भी तरह तरह के सौंदर्य सामान शामिल हो रहे हैं। आप देखते ही हैं विभिन्न प्रकार के पुरुषों के भी क्रीम आ गए। विज्ञापन आते हैं कि आप महिलाओं वाला क्रीम लगाते हो, आप ये वाला क्रीम क्यों नहीं लगाते, आप ये क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते। आप देखते ही हैं। आगे लेखक सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाते हैं। अर्थात उन्होंने आप हमारा जो खूबसूरती का जो चेहरे का इसका है, उसके बाद वो परिधान पर जाते हैं कि हमारी आज वेशभूषा कैसी हो रही है, परिधान पर जाते हैं। वे परिधान पर आते हैं और वे कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे हैं। बुटीक मतलब जहाँ ये डिजाइनर कपड़े मिलते हैं, जहाँ कोट पैंट टाई वगैरह वगैरह, महिलाओं के लिए गाउन और बड़ी बड़ी चीज़ें, विभिन्न डिजाइन के परिधान बाजार में आने लगे हैं, जो बहुत महंगे भी हैं। केवल समय देखना हो तो 400-500 की घड़ी में ही काम चल जाता है। आप घड़ी की बात चल रही है, 400-500 200, आज तो मोबाइल में भी घड़ी हो गई है। आप समझ सकते हैं बात को, ये तो उस ज़माने की बात है। लेकिन परंतु प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा, हैसियत दिखाना हो तो घड़ियाँ भी 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की पहन रहे हैं लोग, पहनी जा रही हैं। और आगे कहते हैं संगीत की समझ चाहे ना हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए। आप देख रहे हैं बड़े बड़े घरों में, सामान्य घरों की बात भी अब ऐसी है, दिखावे में हम इतने आगे बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम रखें, चाहे वो चलें ना चलें, वैसे ही ख़राब हो जाए। कंप्यूटर का काम आप देखते हैं, हर घरों में आजकल कंप्यूटर लैपटॉप हैं। कंप्यूटर को काम से ज़्यादा दिखावे के लिए ख़रीदा जा रहा है। ऊंची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक किए जा रहे हैं। अब आप तो देखते हैं गाँव में भी अब बड़ी बड़ी शादियाँ होने लग गई, बड़े बड़े पैसों की, दिखावे की। ऊपर फूल बरसते हैं, आप देखते हैं फूल वर्षा होती है, विभिन्न प्रकार के फुहारे लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार का खाना ही होता है, आप देखते ही हैं। तो दिखावे का ये हाल ऐसी ही जो है, आज वेडिंग हॉल खुल गए हैं, वेडिंग रूम खुल गए हैं, वेडिंग लॉन खुल गए हैं, जहाँ शादी होती है, शादी विवाह समारोह पार्टी होती है जहाँ। और ऐसा ही हाल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है। ऐसा नहीं केवल आप शादी में, हम तो आप गाँव में शादी असल में छोटे क्षेत्र में हो जाती है और हर आदमी को अपने अपने पास करनी पड़ती है। आज आप देखिए हॉस्पिटलों में भी 5 सितारा हॉस्पिटल, बढ़िया, आपको आनंद, आपको घर से ज़्यादा आनंद आएगा, बस पैसा खर्च करना है आपने। ऐसी विद्यालय हैं, वातानुकूलित विद्यालय मिलेंगे आपको। स्कूलों की भी ऐसी स्थिति है। अभी भारत में तो नहीं, परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाकर्म के बाद का प्रबंध भी कर लिया जा रहा है। आप चाहो तो वहाँ पर रोज़ संगीत बजेगा, वहाँ फुहारे चलेंगे, वहाँ विभिन्न प्रकार के, आप बता जाओ पहले ही कि भाई मेरे मरने पर हर मौसम में ये फूल लगाना। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिसकी कीमत पहले ही दे हो जाती है, अर्थात पैसा आप मरने से पहले दे दीजिए, तो आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी, आपकी इच्छा अनुसार फूल होंगे,
फव्वारे होंगे, मैंने जैसे बताया आपको अभी पहले भी। आप चाहें तो मंद ध्वनि में निरंतर संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हैं। भविष्य में ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। क्या पता हो गया होगा आपको, हमें पता न हो, क्योंकि आज व्यक्ति दौड़ रहा है, उसको पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा। मृग तृष्णा की तरह मरीचिका में जैसे पानी के लिए, रेत के लिए दौड़ते हैं ना, ऐसी दौड़ते जा रहा है वो अपने सुख की खोज में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, आपने सुना है। तो हृदय में ही है सुख, आनंद अपने घर में, अपने परिवार में है, लेकिन व्यक्ति उसको भौतिक सुख साधनों में, संपन्नताओं में ढूंढ रहा है। तत्पश्चात लेखक इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। बहुत ज्वलंत प्रश्न किया है उन्होंने। जवाब में लेखक स्वयं बताते हैं कि भारतीय परंपराओं का उन्मूलन हुआ है। ये ध्यान रखने की बात है। क्यों हम भाग रहे हैं? क्योंकि हमारी जो परंपराएं थे, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करते हुए भोग करो, दूसरों को कष्ट न दो, दूसरों के जैसा अपने भाव देखें और अपने जैसा भाव दूसरों में देखें। जो ऐसा देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, ये भाव था। लेकिन ऐसी भारतीय परंपराओं का क्या हो रहा है? दिन पर दिन अवमूल्यन हो रहा है। हमारी आस्थाएं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई हैं। सत्य तो यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दासता स्वीकार कर रहे हैं, या हमने दासता स्वीकार कर ली है। हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने वश में कर रहे हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों के हम दौड़ में चल रहे हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, अतः लेखक उक्त संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित हैं कि क्या होगा, इस देश का क्या होगा। ऐसा सोचते हुए वो इस लेख में ही आप समझ सकते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। भला आलू चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर खाकर स्वास्थ्य कैसे रहा जा सकता है? स्वस्थ रह सकते हैं क्या हम केवल आलू बर्गर पिज्ज़ा खाकर? आज तो आप और भी देखते हैं, चाउमीन, मोमो, थुक्पा, सूप और भी पता नहीं क्या क्या है। एक बार बच्चा एक बार कक्षा में बोला मैक्रोनी, बोला क्या बोला, मैक्रोनी, और दो चार और चीज़ मुझे ध्यान नहीं आ रही भी, उसने मेरे लिए लाया भी। फिर वो बाद में एक अलग चीज़ मंचूरियन बताया। बताओ, मैंने देखा उस सब सब्जी वगैरह मिला करके। अब हालांकि तरीका भी हो सकता है, इससे अच्छा तरीका होता होगा, बढ़िया होता होगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो जो हम दिखावे की संस्कृति की ओर जाएंगे, ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति फैलेगी। लेखक के अनुसार गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। ये गांधी जी का अपना कथन। आज आप देख रहे हैं कैसे ही तत्वनिष्ठा युक्त निष्ठा थे गांधी जी। ये आज वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और हमारे तत्ववेत्ता प्रोफेसर दुबे जी ने देखिए आप किस प्रकार से इस बात को रखा है कि वो इस बात से पूर्ण रूप से चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं कि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति दिन पर दिन बदल रही है और इसमें हम अपने आप को खपा रहे हैं। अर्थात हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, बस हमको दौड़ना है, चलना है का भाव हमारे अंदर है। हमारे अंदर सुख की लालसा नहीं है, और सुख की लालसा है तो केवल भौतिक संपन्नता पर है। आज जिस व्यक्ति के पास कहीं अच्छे रोड किनारे, सड़क किनारे या शहर में बढ़िया सा मकान न हो, कार न हो, अच्छा सा टीवी न हो, अच्छी सी व्यवस्थाएं न हो, महंगे स्कूल में बच्चे न पढ़ रहे हों, वो व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है। तो इस प्रकार से हम एक दिखावे की संस्कृति की ओर, दिखावे के भ्रम जाल में धीरे धीरे करके, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया कि ब्लैक होल में हम एक ब्लैक होल होता है, जैसे ब्लैक होल में सब चले जाते हैं, वो पूरे तारामंडल भी उसमें समा सकता है। इसी प्रकार इस मरीचिका में, इस उपनिवेशवाद की संस्कृति में हम अपने आप चले जा रहे हैं। पता नहीं इसका अंत कब होगा। अब हम कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में इसके शब्दार्थ बोलेंगे ताकि आप सुंदर लेख में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं अब कक्षा शिक्षण में शब्दार्थ की ओर। अब तक आपने इसके सार को देख लिया है, सार समझ लिया होगा। इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे। आप पुस्तक पढ़ते हैं, ये एक निबंधात्मक पाठ है, तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन निवारण को, पाठ का सार वो शब्दार्थ लिखा है। ये देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे, 1922 से 1996। तो शब्दार्थ की ओर अब चल रहे हैं हम। शब्दार्थ है
पहला, मैंने इसमें मुख्य शब्दार्थों को लिया है, सभी शब्दार्थों को नहीं लिया है। जैसे वर्चस्व, इसको पढ़ना भी आना चाहिए हमको। वर्चस्व, ये वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित अर्थात प्रचारित करना, विज्ञापन करना, प्रचार करना, सूचित भी कहते हैं इसको। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है अस्तित्व अपना, कि हमारा जीवन क्या है, अपनी पहचान एक, उसको अस्तित्व कहते हैं। अवमूल्यन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अवमूल्यन, अव माने होता है नीचे जाना, मूल्यन माने मूल्यों का, मूल्यों का नीचे जाना है था, मूल्य की गिरावट आना है था, अपने अंदर कमी आना। और अर्थशास्त्र के साथ अवमूल्यन पैसे का गिरना होता है। और सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से अवमूल्यन का होता है अपने नैतिक चरित्र में नीचे गिरना, अपने मानवीय मूल्यों में नीचे गिरना, उसको अवमूल्यन कहते हैं। फिर है शरण, शरण माने भी नाश। अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से शरण माने होता है पैसे का अपव्यय हो जाना, समाप्त होना, खराब होना, यानी कि नष्ट होने का, पैसे का गलत मार्ग में जाना। भूगोल की स्थिति से शरण होता है जैसे किसी पहाड़ी का टूट करके गिर जाना। लेकिन यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति के हिसाब से यदि हम सोचें, शरण माने है अपने मूल्यों का, जो भी आया था, मूल्यों का शरण होना, नाश होना। हम दिन पर दिन हमारे मानवीय मूल्य समाप्त हो रहे हैं, ये आएगा यहाँ पर। उपनिवेश, इसको मैंने 2 अंडरलाइन में कर रखा है, इसीलिए देखिए उपनिवेश। उपनिवेश क्या चीज है, ये आपका सामाजिक विज्ञान में भी आता है, अर्थशास्त्र में भी आता है, तो यहाँ पर भी है। ये पूरा पाठ ही आपका समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सभ्यता, संस्कृति और जो आज हम उपभोक्तावादी बन रहे हैं उस पर आधारित है। तो उपनिवेश को देखते हैं। वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों उसको उपनिवेश कहते हैं। और जो बस कर आते हैं उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जो कार्य कर रहे थे, एक प्रत्यय लगा दिया तो बसने वाले, ये जैसे अंग्रेज उपनिवेश बन करके आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो ये उपनिवेश बन करके आए देश में। क्यों? ये विजित देश थे, अपने देश का इन्होंने उपभोग किया तो हमारे देश में उपभोग के लिए आ गए। तो ये ऐसे राष्ट्र के लोग होते हैं जो दूसरे देशों में अपने व्यापार, सभ्यता, संस्कृति या अन्य कार्यों के कारण जाते हैं। फिर है हमारे पास प्रतिमान। प्रतिमान माने होता है मानदंड। जो हमारा एक प्रतिमान होता है, हमारी एक पहचान होती है, हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, एक श्रेणी होती है, हमारा मानदंड होता है, सिद्धांत होते हैं, उसको कहते हैं प्रतिमान। छद्म, छद्म माने होता है मोक अर्थात बनावटी, दिखावा, छद्म वेश में। इससे पहले वाले पाठ में आपने देखा होगा राहुल सांकृत ने जो 1929-30 की यात्रा मुगल हासा की ओर, उसमें छद्म वेश में गए, भिखारी के वेश में, शाबाश। तो इस प्रकार से छद्म, बनावटी वेश में। उसके बाद दिग्भ्रमित, इसको भी देखिए संस्कृत की दृष्टि से भी देखते हैं, संस्कृत भाषा की संधि व्याकरणिक दृष्टि से। दिक धन भ्रमित, दिक का क ख ग तीसरा अंक बन जाता है जब क वर्ग के साथ कोई शब्द आता है विजातीय, तो दिग धन भ्रमित बराबर दिग भ्रमित हो जाता है, क का ग बन जाएगा, तो दिग भ्रमित हो गया है। दिग माने होता है दिशाएं, और भ्रमित माने उससे भटक जाना था, अपनी दिशाओं से भटक जाना, दिशाहीन होना। अर्थात जो हमारा काम था, जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, उससे आज हम क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं, या हम इधर उधर छद्म रूप से हमको जो चला जा रहा है, हम उसी ओर चले जा रहे हैं, उसी गर्त की ओर। हम जैसे ब्लैक होल होता है ना आकाश में, सारे तारा मंडल उसी में समा जाते हैं, इसी प्रकार हम भी एक ब्लैक होल की ओर जा रहे हैं आजकल। तो ये बहुत बढ़िया पाठ है आपके लिए, आप इसको समझेंगे जरा तो आनंद आएगा उस समय। फिर है परमार्थ। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, अर्थात परम माने विशेष प्रकार से, अर्थ माने कार्य करना, अर्थात दूसरों के लिए कार्य करना, दूसरों की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है उसको परमार्थ कहा जाता है। और भी इसमें है आपके पास परिधान माने वस्त्र, और काफी इसमें आएंगे जो अभी मैंने लिखे नहीं है। जैसे वशीकरण है, वशीकरण माने वश में कर लेना, और शब्दों ये क्या नाम कहते हैं, अवमूल्यन तो हमने बता दिया। ये क्या अपव्यय, अपव्यय है, अपव्यय, अपव्यय माने फिजूल खर्ची, तात्कालिक माने क्षणिक, यानी कि उसी समय का जो लाभ देने वाला है। इस प्रकार से आपके उसमें ये काफी शब्द हैं कठिन, उनको आप पढ़ लेंगे, मैंने मुख्य शब्दों को ही दिया है। अब आप इसको बनाइए, करिए, और पाठ को पुनः एक बार, मेरा निवेदन है, पाठ को आप पुनः एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आज की क्या स्थिति है, हम और कहाँ पहुंच गए हैं, हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की
पंक्तियां भी इसी ओर इंगित करती हैं, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी की। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा। भुक्तावाद की संस्कृति मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके दिया हुआ है, तो आप करिए। हम इसके बाद इसके अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर चलेंगे, जिनको हम सरल सहजता से बताएंगे। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। नमस्कार।